फिल्म की शुरुआत एक बेहद प्यारी लड़की से होती है। उसकी उम्र करीब 10 से 12 साल थी। उसके सिर पर सींग थे और उसकी पीठ पर सुंदर पंख थे। उसका नाम था मेलिफिसेंट। वह एक बेहद मासूम परी थी जो एक जादुई जंगल में रहती थी। मेलिफिसेंट ने आज तक बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए वही जादुई जंगल ही सब कुछ था। आप कह सकते हैं कि उसने आज तक किसी इंसान को भी नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वह अपने जंगल में बहुत खुश थी। इस जंगल में हर तरह के जीव रहते थे, बस इंसान नहीं थे। यहाँ अजीबोगरीब जानवर भी थे जो केवल कल्पनाओं में मिलते हैं। एक दिन मेलिफिसेंट जंगल में कहीं जा रही थी, तभी उसे एक छोटा लड़का दिखाई देता है। वह लड़का भी उसकी उम्र का ही था। मेलिफिसेंट ने तुरंत उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह छोटा लड़का मेलिफिसेंट को बताता है कि वह पास के एक राज्य से आया है। उसने यहाँ एक हीरा देखा था और उसे उठा लिया था। मेलिफिसेंट वह हीरा उससे वापस ले लेती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य छोड़ देती हूँ। लड़का कहता है, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और अगर मैं फिर से इस जंगल में आया तो क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ? मेलिफिसेंट थोड़ी सोचती है और फिर कहती है, यह जादुई जंगल है, इंसानों के लिए यहाँ आना सुरक्षित नहीं है, लेकिन देखते हैं। इतना कहकर दोनों हाथ मिलाते हैं। जैसे ही वे हाथ मिलाते हैं, मेलिफिसेंट को एक करंट जैसा एहसास होता है। असल में वह करंट उस लड़के की लोहे की अंगूठी से आया था। मेलिफिसेंट उसे समझाती है कि लोहे का स्पर्श परियों को जला देता है। अगली बार लोहे की अंगूठी पहनकर मत आना। इसके बाद वह लड़का अपने राज्य लौट जाता है, लेकिन उसका राज्य उस जादुई जंगल पर कब्जा करना चाहता था। लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। धीरे धीरे वह लड़का मेलिफिसेंट का अच्छा दोस्त बन जाता है। भले ही वे दुश्मन राज्यों से थे, लेकिन उनके बीच की दोस्ती को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे साथ खेलते थे और इस तरह कई साल बीत जाते हैं। लड़का बार बार जंगल में आता और मेलिफिसेंट के साथ समय बिताता। अब वे दोनों बड़े हो गए थे। उनकी उम्र करीब 16 साल हो गई थी। धीरे धीरे वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मेलिफिसेंट को लगने लगा कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं है। वह सोचती थी कि इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इंसानों के दिल में लालच भी होता है। एक दिन मेलिफिसेंट सोचती है कि कई दिन बीत गए हैं और वह लड़का यहाँ नहीं आया। उसे अचानक उस लड़के से जुड़ी एक बात याद आती है। वह कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने राज्य पर कब्जा कर लूंगा। वहाँ एक महल भी है, उसे भी मैं हासिल करूंगा। इसका मतलब मेलिफिसेंट को ये सारी बातें पता थीं, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि यह लड़का पैसों के लिए लालची था। एक दिन मेलिफिसेंट अपने जंगल में बैठी थी। तभी वह देखती है कि दूसरे राज्य का राजा अपने बड़े से सेना और घोड़ों के साथ जंगल पर कब्जा करने आ रहा है। मेलिफिसेंट उस जंगल की परी थी और उसे अपने जंगल की रक्षा करना बहुत अच्छे से आता था। वह उठती है और कहती है, तुम मेरे जंगल में नहीं आ सकते। राजा कहता है, मैंने तुमसे नहीं पूछा। इसके साथ ही वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि मैं उसका शव चाहता हूँ। अब राजा की सेना जंगल की तरफ बढ़ती है, लेकिन जंगल के अजीबोगरीब जीव घोड़ों पर सवार होकर उन पर हमला करते हैं। अब राजा और उसकी सेना पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। सभी इंसान डर से वहां से भाग जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह जादुई जंगल है और हम उनसे लड़ नहीं सकते। राजा वापस अपने राज्य लौट जाता है। राजा अब बूढ़ा और बहुत कमजोर हो चुका था। उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, तुम सब जानते हो कि उस जंगल में बहुत खजाना है। मैं शुरू से कह रहा था कि हमें उस जंगल पर कब्जा करना चाहिए, लेकिन अब मेरी हालत देखकर मैं वहां जाकर उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो भी मेलिफिसेंट को मारेगा, मैं अपनी बेटी से शादी उससे करूंगा। इसके बाद उनमें से एक लड़का सामने आता है। वह कहता है, मैं जाऊंगा। जब यह सुना तो आप चौंक जाएंगे कि वह लड़का कौन था। वह लड़का था स्टीफन, वही छोटा लड़का जो मेलिफिसेंट के साथ खेलता था। अब हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट से मिलने जाता है। कई सालों बाद वह वहां पहुंचता है और मेलिफिसेंट उससे पूछती है, तुम इतने सालों से कहां थे? क्या तुम हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचते? वह कहता है, कृपया मुझे माफ कर दो, मैं व्यस्त था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। अब भी मैं यहाँ तुम्हें यह बताने आया हूँ कि हमारा राजा तुम्हें मारना चाहता है। बस अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। फिर वे दोनों बात करने लगते हैं। मेलिफिसेंट कहती है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि इंसान इतने बुरे हो सकते हैं। वह स्टीफन पर विश्वास करती है,
लेकिन स्टीफन अंदर से लालची था। वह उसे पानी में ड्रग्स मिलाकर पिलाता है और मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है। इसके बाद स्टीफन चाकू उठाता है और मेलिफिसेंट को मारने वाला था, लेकिन वह असफल हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह जब मेलिफिसेंट होश में आती है तो उसे यह एहसास होता है कि उसके पास अब पंख नहीं है। वहां उसके घाव थे। इन्हें देखकर मेलिफिसेंट अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। वह चिल्लाने और रोने लगी क्योंकि उसकी सुंदर पंख अब उसके पास नहीं थे। अब वह पंखों वाली राजकुमारी नहीं रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन मेलिफिसेंट के पंख लेकर राजा के पास जाता है। वह कहता है, देखो, मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया। राजा खुश हो जाता है और उसे पंख देते हुए उसे अपने राज्य का राजा बना देता है। यहाँ स्टीफन का सपना पूरा हो जाता है, वह लालची आदमी का सपना। दूसरी तरफ वह दुखी थी क्योंकि अब वह उड़ नहीं सकती थी। वह जंगल से चलते हुए कहीं जा रही थी। तभी उसे एक शिकारी दिखाई देता है जो एक कौवे को मारने वाला था। वह यह सब सहन नहीं कर सकती। वह तुरंत उस कौवे को इंसान बना देती है। वह शिकारी डर कर वहां से भाग जाता है। वह कौवा जो अब इंसान बन चुका था मेलिफिसेंट के पास आता है और धन्यवाद कहता है। वह पूछता है, आप यह क्यों करती हैं? मेलिफिसेंट कहती है, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकती। मेरा दिल तुम्हारे लिए दया महसूस करता है। वह इंसान कहता है, अब मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा। जो भी तुम कहोगी मैं करूंगा। वह इंसान खुश था कि वह अब इंसान बन गया था। मेलिफिसेंट भी इसे स्वीकार करती है और उसका नाम डायावल रख देती है। डायावल मेलिफिसेंट के लिए जानकारी लाता है। मेलिफिसेंट को यह पता चलता है कि स्टीफन ने उसके पंख काटे थे ताकि वह राजा बन सके। अब वह इंसानों से नफरत करने लगी। उसका इंसानों पर से विश्वास उठ चुका था। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन ने राजा की बेटी से शादी कर ली थी। अब उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ था। उन्हें लेकर बहुत धूमधाम थी। कोई नहीं जानता था कि दूर से वहाँ कौन आ रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर मेलिफिसेंट भी वहाँ जाती है। वह उस छोटी बच्ची को आशीर्वाद देने लगती है। वह उस छोटे से बच्चे से कहती है, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की हो जाओगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी। उसके बाद तुम मर जाओगी। इसके बाद स्टीफन उससे विनती करता है और कहता है, तुम मेरी बेटी की जिंदगी क्यों ले रही हो? मेलिफिसेंट कहती है, मैं भी एक लड़की थी और याद रखो तुमने मेरे साथ क्या किया। मेलिफिसेंट के दिल में अभी भी कुछ दया थी। वह स्टीफन से कहती है, इसका हल है। अगर तुम्हारी बेटी को अपनी 16वीं सालगिरह पर सच्चा प्यार मिल जाता है तो उसकी जिंदगी बच सकती है। स्टीफन इस बात से चिंतित हो जाता है। वह 3 छोटी राजकुमारियों को बुलाता है और कहता है, तुम मेरी बेटी को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। उसे 16 साल की होने तक यहाँ मत लाना। अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मेलिफिसेंट का श्राप सच हो जाएगा। फिर वह जंगल पर हमला करने के लिए निकलता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलिफिसेंट ने जंगल की सीमाओं को अपनी शक्तियों से घेर लिया था। अब कोई भी इंसान उस जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता था। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन की बेटी, जिसका नाम ऑरोरा था, 3 परियों के साथ कहीं दूर ले जाई जा रही थी। लेकिन मेलिफिसेंट अभी भी जानती थी कि वह कहाँ रहती थी। वह उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वह छोटी बच्ची यानी राजकुमारी ऑरोरा मुस्कुराती है। अब मेलिफिसेंट का दिल ऑरोरा के लिए नरम होने लगता है क्योंकि मेलिफिसेंट एक अच्छी परी थी। वह एक क्रूर महिला नहीं थी। वो 3 परियां जो राजकुमारी ऑरोरा की देखभाल करती थीं, वे लापरवाह थीं। मेलिफिसेंट अक्सर ऑरोरा की जान बचाती रहती थी। कभी वह पहाड़ से गिरती, कभी पेड़ों से। समय के साथ राजकुमारी ऑरोरा बड़ी होती गई। अब वह 15 साल की हो चुकी थी। इसका मतलब था कि अब केवल 1 साल बाकी था उसके शाप को पूरा होने में। अब वह 3 परियां उसे उस जगह ले जा रही थीं जो एक सीमा में थी। वह जगह ऊंचे जंगलों से घिरी हुई थी। राजकुमारी ऑरोरा ने भी अब तक बाहरी दुनिया नहीं देखी थी, जैसे मेलिफिसेंट ने नहीं देखी थी। इसलिए वह उलझन में थी कि बाहर क्या है। एक दिन वह वहां जाती है और बाहर देखती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई है। वह कहती है, अगर कोई है तो सामने आओ, मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। अब मेलिफिसेंट वहां थी। वह राजकुमारी ऑरोरा के सामने आ जाती है। जब ऑरोरा उसे देखती है तो वह चिल्लाती है और कहती है, तुम वही हो जिसने मेरी बचपन में देखभाल की थी। तुम सामने क्यों नहीं आई? तुम मेरी गॉड मदर हो। मैं तुम्हें पहचानती हूँ। मुझे वह कौवा भी पसंद है। मेलिफिसेंट यह जवाब सुनकर हैरान हो जाती है, इसलिए वह अंदर से खुश हो जाती है। जैसा कि मैंने बताया, वह एक अच्छी परी थी।
वह ऑरोरा को पसंद करने लगती है। अब वह नहीं चाहती थी कि जो शाप उसने दी थी वह पूरा हो। उन्होंने एक अच्छी दोस्ती विकसित की। वे एक साथ रहते, खेलते और एक दूसरे से बात करते जैसे माँ बेटी। लेकिन जब राजकुमारी ऑरोरा सो रही थी, मेलिफिसेंट अपने शक्तियों का उपयोग करके उस शाप को वापस लेने की कोशिश करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वर्षों पुराना शाप वापस नहीं लिया जा सकता, विशेष रूप से जब शाप के पूरे होने का समय आ चुका हो। इसलिए मेलिफिसेंट परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी 16वीं जन्मदिन पास आ रहा था। फिर वह प्रार्थना करती है कि जल्द ही उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसका शाप उलट सके। फिर हम देखते हैं कि सुबह के समय राजकुमारी ऑरोरा और मेलिफिसेंट जंगल में बात कर रही होती हैं। राजकुमारी ऑरोरा मेलिफिसेंट से पूछती है, तुम्हारे पंख कहाँ हैं? सभी परियों के पास पंख होते हैं। तब मेलिफिसेंट कहती है, मेरे पास भी पंख थे, लेकिन एक इंसान ने मुझसे वो छीन लिए। मैं उनके साथ खुश थी। मैं आकाश में ऊंचा उड़ती थी। मुझे अपने पंख याद आते हैं। इससे मेलिफिसेंट रोने ही वाली थी। फिर राजकुमारी ऑरोरा उसे चुप कराती है और कहती है, चिंता मत करो, कल मेरा 16वां जन्मदिन है। मैं अनुमति लेकर तुम्हारे पास रहकर आऊंगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मेलिफिसेंट जानती थी कि यह संभव नहीं है जब तक उसे सच्चा प्यार नहीं मिल जाता, और सच्चा प्यार एक दिन में नहीं मिल सकता। राजकुमारी ऑरोरा वहाँ से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में वह एक लड़के से मिलती है। वह लड़का खूबसूरत था। वह उसकी उम्र का था और दोनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद राजकुमारी ऑरोरा अपने घर लौट जाती है। वह 3 परियों से कहती है कि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं मेलिफिसेंट के पास जाना चाहती हूँ, इस घर से दूर। परियां समझती हैं कि शायद उसे यह बात पता चल गई है कि उसके माता पिता अब भी जिंदा हैं और वह राजकुमार के पास जाना चाहती है अपने जन्मदिन के बाद। तब वे उसे सच बता देती हैं। वे बताती हैं वह एक दुष्ट परी है जो उसे मारना चाहती है। वे बताती हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि मेलिफिसेंट है। यह सुनकर राजकुमारी ऑरोरा अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाती। उदास होकर वह मेलिफिसेंट के पास जाती है। वह उससे पूछती है, क्या यह सच है जो मैंने सुना है? मेलिफिसेंट उसे प्यार से कहती है, हाँ, यह सच है। मैंने तुम्हें शाप दिया था, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने यह सिर्फ तुम्हारे पिता की वजह से किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हालांकि राजकुमारी ऑरोरा दुखी थी और उसे जाना पड़ा। वह दौड़ते हुए उस राजमहल की ओर जाती है। वहां पहुंचकर वह अपने पिता यानी राजा स्टीफन को गले लगाती है। वह कहती है, पापा, मुझे बहुत याद आया। मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ। उसके पिता उन 3 परियों पर गुस्सा हो जाते हैं। मैंने कहा था कि तुम ऑरोरा को उसके 16वें जन्मदिन के एक दिन बाद लाओ। फिर सब जानकर तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? वह अपनी सेना को आदेश देता है कि उसे वापस भेजो। वह उसे एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ कुछ भी नहीं होगा और कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन वह राजा शाप को रोक नहीं सकता। जैसे ही राजकुमारी ऑरोरा का 16वां जन्मदिन आता है, शाप के प्रभाव में राजकुमारी ऑरोरा स्वचालित रूप से उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां घूमने वाले सुइयां रखी होती हैं। शाप के कारण वह उस सुई को छू लेती है। फिर वह बेहोश हो जाती है। वह गहरी नींद में चली जाती है। राजा परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसकी बेटी गहरी नींद में है। वह कभी नहीं जागेगी। मेलिफिसेंट भी दुखी हो जाती है। वह उस लड़के को बुलाती है जो राजकुमारी ऑरोरा से रास्ते में मिला था। वह सोचती है कि शायद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। शायद अगर वह लड़का राजकुमारी ऑरोरा से मिले तो वह जाग जाए। फिर मेलिफिसेंट उस लड़के के साथ उस स्थान पर जाती है जहां राजकुमारी ऑरोरा सो रही थी। इस बीच वहां एक परी मौजूद थी जो राजकुमारी ऑरोरा की देखभाल कर रही थी। वह राजा स्टीफन से कहती है, आप राजकुमारी ऑरोरा के पिता हैं। उनके माथे को चूमिए, शायद वह जाग जाएं। हो सकता है आप उनके सच्चे प्यार हों। राजा स्टीफन उत्तर देता है, नहीं, मैं कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। मैंने मेलिफिसेंट को धोखा दिया, यही हो रहा है। अब जब मेलिफिसेंट और वह लड़का वहां पहुंचते हैं और वह लड़का राजकुमारी ऑरोरा के पास जाता है तो वह नहीं जागती। मेलिफिसेंट समझ जाती है कि वह उसका सच्चा प्यार नहीं है। यह देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, तुम्हारी मुस्कान को कभी नहीं भूलूंगी। कहते हुए मेलिफिसेंट ऑरोरा के माथे को चूमती है और जाने ही वाली होती है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, रुको, गॉड मदर। वह आवाज
राजकुमारी ऑरोरा की थी। हाँ, राजकुमारी ऑरोरा का सच्चा प्यार मेलेफिसेंट थी, क्योंकि वह दिल से उसे प्यार करती थी। राजकुमारी ऑरोरा मेलेफिसेंट से कहती है, मैं तुम्हारे साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तब मेलेफिसेंट उसे अपने साथ ले जाने के लिए वहां से जाने वाली थी, लेकिन तभी स्टीफन की सेना ने उन दोनों पर लोहे का जाल फेंक दिया। वह जाल ऐसा था जो परियों को जला सकता था। अब मेलेफिसेंट असहाय महसूस करती है। फिर वह अपने काले कौवे को एक ड्रैगन में बदल देती है। वह कौवा, जो अब एक ड्रैगन बन चुका था, अपनी मुंह से आग उगलकर सभी लोगों को जला देता है। अब मेलेफिसेंट मुक्त हो चुकी थी, लेकिन तभी राजा स्टीफन अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है और वह लोहे का ढाल पहने हुए होता है ताकि वह मेलेफिसेंट को हमेशा के लिए मार सके। इसी बीच राजकुमारी ऑरोरा मेलेफिसेंट के पंखों को देखती है। वे पंख हिल रहे थे, जैसे वे जान रहे हों कि उनका मालिक वही है। राजकुमारी ऑरोरा उन पंखों को आजाद कर देती है। वे स्वचालित रूप से मेलेफिसेंट से जुड़ जाते हैं। मेलेफिसेंट फिर उन्हें पकड़ लेती है। वह स्टीफन को अपने साथ उड़ाती है, लेकिन वह उसे महल से गिरा नहीं देती। स्टीफन उस पर हमला करने वाला था, जिससे दोनों महल से गिरने ही वाले थे। स्टीफन ने मेलेफिसेंट के पंख पकड़ लिए थे ताकि वह उड़ न सके, लेकिन जैसे ही वे दोनों गिरने वाले होते हैं, मेलेफिसेंट अपने पंख खोलती है और उड़ने लगती है। इस कारण स्टीफन जमीन पर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब यह था कि वह लालची आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा। सब कुछ ठीक हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट ने उन सभी सीमाओं को हटा दिया जो उसने जंगल के चारों ओर लगाई थी। वहां फूल फिर से खिलने लगे और हरी भरी हरियाली लौट आई। फिर वह राजकुमारी ऑरोरा से कहती है, अब तुम इस जंगल की महारानी हो। अब राजतंत्र और जंगल दोनों एक साथ थे और सभी खुशी से रहने लगे। यहाँ पर मेलेफिसेंट पार्ट 1 खत्म होता है। अब यहाँ से शुरू होगा मेलेफिसेंट पार्ट 2।